वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के इकाई संख्या 5 के बारे में। और इकाई संख्या 5 आज संपूर्ण क्लास हम देखेंगे। एक ही क्लास में इकाई नंबर 5 कंप्लीट होगा, फिर इसके बाद में इकाई नंबर 6 की भी क्लास मैं दे दूंगा, जिसमें हम लोग जो देवनागरी लिपि है उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या हैं, उससे एक प्रकार से उसमें दोष क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या है देवनागरी लिपि की, देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, ये सब तो समझेंगे ही। साथ ही साथ में देवनागरी में बहुत सारे सुधार हुए हैं, वो सुधार कैसे हुए हैं, विकास हुआ तो कैसे हुआ, किन किन चरणों से देवनागरी लिपि गुजरी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इकाई नंबर 6 में, यानी इसकी अगली वाली क्लास में। ठीक है, आपको बता दूं, लेकिन आज की जो क्लास है बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस लगभग आपके 15 से 20 नंबर का क्वेश्चंस यहाँ से एकदम से पक्का होता है, चाहे परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो। तो मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन के दौरान ही बताया था कि मैं ऐसे यूनिट पर पहले कवर करूंगा जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन यूनिट को मैं पहले पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो उसी श्रृंखला में मैं हाजिर हूँ आज इकाई संख्या 5 जो है इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जिसमें आपको हिंदी की उपभाषाओं के बारे में पढ़ना है। और उपभाषाओं को चूँकि बोलियों में बांटते हैं, चूँकि देखिए भाषा की कई सारी उपभाषाएं होती हैं, कई उपभाषाओं को मिलने से एक भाषा बनती है, और उपभाषाओं का निर्माण कई बोलियों को जब मिला लेते हैं, क्षेत्रीय बोलियों को, तो उससे उपभाषा बनती है। कई उपभाषाओं से मिलकर के तब भाषा का निर्माण होता है। तो ऐसे ही हम भाषा की जो इकाई है बोली, उसके बारे में, भाषा की जो उपभाषाएं हैं उसके बारे में, जैसे हिंदी भाषा की अगर बात की जाए तो 5 उपभाषाएं बेसिकली इसकी हैं, जैसे कि पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। इस प्रकार से 5 उपभाषाएं हैं। इन 5 उपभाषाओं में बेटा अलग अलग उपभाषाओं की अलग अलग जो हैं बोलियां हैं। जैसे कि बिहारी हिंदी की बात की जाए तो मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये 3 बोलियां बिहारी हिंदी की हैं। ऐसे ही पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी बेटा अगर बात करें तो पूर्वी हिंदी की कौन सी बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी की भी 3 बोलियां हैं। जैसे कौन कौन सी? अवधी, जिसमें रामचरितमानस लिखा गया, पद्मावत जैसा महाकाव्य लिखा गया, वो आपकी अवधी में है। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जिसमें अवधी का जो एक प्रकार से साहित्य है वो बहुत ही ब्रॉड है, जिसमें रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ लिखे गए। तुलसीदास या फिर राम भक्ति शाखा के जितने कवि रहे सभी ने अवधी भाषा में लिखा है। ठीक है, वहाँ यही आप करेंगे ब्रज भाषा की, या आप बात करेंगे खड़ी बोली की, जो हिंदी की वर्तमान दशा की मानकीकृत स्वरूप हमारे समक्ष प्रस्तुत है। तो हिंदी की जो एक प्रकार से वर्तमान सिचुएशन या वर्तमान बोली जो है खड़ी बोली ग्रहण करते, तो कौरवी, खड़ी बोली, ये सब आपकी किस में आती है? आपकी जैसे ब्रज भाषा हो गई, ये सब आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ऐसे राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मेवाती, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे अब आप जाएंगे तो आप पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली, कोंकणी, इस तरीके से मणिपुरी, ऐसे तमाम, मणिपुरी नहीं तो ऐसे तमाम बोलियां आपको मिलेंगी, जिनके निर्माण से भी मैं एक एक बोलियों का परिचय भी देखूंगा, उपभाषाओं के बारे में जानूंगा। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बता दो कि BA 6 सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं हिंदी के। पहला पेपर जो है उसमें भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ना है, तो ठीक है। और दूसरे पेपर में आपको लोक भाषा और लोक साहित्य का इतिहास आपको समझना होता है। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम विधिवत जानकारी ग्रहण करेंगे। तो पहला पेपर आपका क्या है? हिंदी भाषा, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। दूसरा पेपर है लोक साहित्य और लोक संस्कृति। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम चीज़ों को समझने वाले हैं, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, हिंदी भाषा की उपभाषाओं को समझने से पहले हम हिंदी भाषा के थोड़ा विकास क्रम पर नज़र डालेंगे, क्योंकि हिंदी भाषा के विकास क्रम में ही छुपी हुई है सारी चीज़ें। ठीक है, हिंदी भाषा के विकास क्रम की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा के विकास क्रम में एक लंबा इतिहास रहा है। लगभग पिछले 1000 वर्षों का इतिहास रहा है। 1000 ईस्वी से लेकर के हिंदी का प्रादुर्भाव होना शुरू हुआ है। अगर आप पिछले 1000 वर्ष में उठाएंगे, 1000 ईस्वी से लेकर के, तो वहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होता है आदिकाल से। आदिकाल से भी पहले आप देखते हैं कहीं न कहीं पे हिंदी की उपभाषाओं के द्वारा या अपभ्रंश, या जो है पुरानी अपभ्रंश, या आप कह सकते हैं पुरानी हिंदी, या आप पुरानी अपभ्रंश कह सकते हैं। ठीक है, तो या
आप कह सकते हैं अब अवहट्ट भाषा थी जो कि गवई भाषा थी, तो उन्हीं सभी से सौर सेनी अपभ्रंश से किसी उपभाषा का जन्म हुआ। ठीक है, मागधी से बिहारी हिंदी का निर्माण हुआ, अर्ध मागधी से, ठीक है, अर्ध मागधी से किसका निर्माण हुआ, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ। तो इस तरीके से इसका भी योगदान रहा। तो हम सबसे पहले भाषा के इतिहास पर नज़र डालते हैं कि भाषा का इतिहास कितना पुराना है। हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, हिंदी भाषा का विकास क्रम। लिखेंगे कि हिंदी भाषा का संबंध आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में प्रथम आर्य भाषा का जो काल है 1500 ईस्वी से लेकर के, मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर के आप मान करके चलो कि 500 ईसा पूर्व तक है। वही द्वितीय आर्य भाषा का जो काल है समय, वह है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक का समय काल। और तीसरी या आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की अगर बात की जाए तो आधुनिक आर्य भाषा का जो काल है वो आज तक, मतलब 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक निर्धारित किया गया है। और जो अगर हम हिंदी भाषा का विकास क्रम देखते हैं तो उसमें हम आधुनिक आर्य भाषाओं के बारे में देखते हैं जो 1000 ईस्वी से लेकर के और वर्तमान समय तक हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, तो आप समझ गए। इससे पहले 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो समय काल है वो द्वितीय आर्य भाषा का काल रहा, और उससे पहले प्राथमिक या प्रथम आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, यानी ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले से लेकर के उनके जन्म के 500 साल मतलब कि पहले तक। ठीक है, वो पहला। दूसरा 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक, और 1000 ईस्वी से लेकर के वर्तमान समय तक आधुनिक आर्य भाषा काल रहा है। तो हमको आधुनिक आर्य भाषा काल के बारे में पढ़ना, चूंकि यहीं से हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है। आप मेरे हिसाब से बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार हिंदी भाषा के विकास काल को हम 3 चरणों में विभक्त कर देते हैं। हिंदी भाषा मतलब कि हिंदी भाषा का विकास अगर देखें, ये हिंदी भाषा का विकास बेसिकली अगर मान करके चलो आधुनिक आर्य भाषा या आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल जो है, या हिंदी भाषा वही कहते हैं। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल वो हिंदी भाषा का उद्भव काल रहा है, और इसीलिए इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला समय रहा है 1000 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक का जो समय काल रहा है, उसमें हिंदी आप देखते हैं हिंदी में किसका वर्चस्व रहा। हिंदी में वर्चस्व रहा जैसे हिंदी की प्राचीन बोलियों का, या हिंदी की जो कुछ बोलियां रही उन सभी का। चाहे वो ब्रज भाषा की, ब्रज भाषा उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं रही, यहाँ पर अवधी का बोलबाला रहा। ठीक है, या और भी बोलियों का, जैसे कि आप देखते हैं राजस्थानी में तमाम प्रकार की बोलियों को मिला करके। ठीक है, और जैसे मैथिली वगैरह आप देखते कुछ लोग लिखते रहे जैसे विद्यापति वगैरह, तो उन सभी का भी बोलबाला यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा जो भाषा काल रहा समय काल, इसमें वो 1500 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक का समय काल, जिसमें ब्रज भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रज भाषा यहाँ दबा करके एकदम से अपने साहित्य में छाई हुई थी। इसके बाद में 1800 ईस्वी से लेकर के, ये सब ईस्वी में है, ठीक है, ईस्वी से लेकर के अब तक का काल जो रहा है, इसमें क्या हुआ, इसमें धीरे धीरे करके खड़ी बोली की तरफ जो है रुख होना शुरू हो गया। भारतेंदु काल आता है, उसमें भाषा के क्षेत्र में विकास थोड़ा सा होता है। फिर द्विवेदी काल में आकर के जो है खड़ी बोली, गद्य और पद्य दोनों लिखा जाने लगता है। भारतेंदु युग में केवल गद्य ही खड़ी बोली में लिखा जा रहा था, जो काव्य रचनाएं थीं वो ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी। ब्रज भाषा का प्रादुर्भाव घटता गया, खड़ी बोली का प्रादुर्भाव बढ़ता गया। 1903 ईस्वी का समय है, सरस्वती पत्रिका का संपादकत्व जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हाथों में आता है, और वहीं से हिंदी भाषा में खड़ी बोली को एक मानकीकृत स्वरूप प्रदान करने का पूरा प्रयास किया जाता है। और कहीं ना कहीं पे महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा। 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक का जो समय काल रहा है, हिंदी भाषा का जो एक मानकीकृत या वास्तविक स्वरूप जो आज हमारे समक्ष है, वो द्विवेदी युग की देन आप मान सकते हैं। एक आधारशिला तैयार करी भारतेंदु युग से, लेकिन उसके बाद में द्विवेदी युग में उस पर एक बढ़िया सा मकान तैयार हुआ, और छायावाद वगैरह, छायावाद या प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, उस पर पालस्टर का काम, कोई पीओपी का काम इस तरीके से मान लीजिए कर रहे थे। तो ये रहा एक प्रकार से पूरा का पूरा हिंदी भाषा का एक इतिहास जिसको मैंने आपको कह सुनाया। ठीक है, इस प्रकार भाषा का विकास काल क्रमशः आगे बढ़ता गया। हिंदी भाषा जो कभी मात्र कुछ जनपदों की बोली थी, आज उसे सामरिक रूप से ग्रहण कर लिया गया। ठीक है, तो हिंदी भाषा कुछ इस तरीके से थी। एक बार मैं आपको यहाँ पर एक समझा दूं कि आपको अगर इसका PDF वगैरह प्राप्त करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर की तैयारी जल्द ही मतलब व्यवस्थित हो रही, वो भी मिल जाएगी। तो सभी के लिए व्यवस्था हो रही है। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है बेटा। ठीक है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम,
ठीक है। और अपने सब्जेक्ट के नेम। 100 रुपया फीस लगती है अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं तो। उसमें आपको जो भी आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, दोनों सब्जेक्ट की तैयारी होगी, और एक को करिकुलर का पेपर होता है जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है, उसका भी आपको मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। सबसे पहली बात है, सभी सब्जेक्ट की चीज़ें मिलेंगी, सभी विषय की तैयारी आपकी करवाई जाएगी। ठीक है। PDF नोट्स के साथ वीडियो लेक्चर्स, मॉडल पेपर, लाइव क्लास, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर बात यह है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी आपकी बहुत बेहतर होगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी जो आपकी परीक्षा में आएंगी। ठीक है। इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, जो मैं बताऊंगा वहीं से सारी चीज़ें आने वाली है। आपको करना कुछ नहीं, स्कैनर आपके पास एक भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की अगर बात की जाए तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ जाते हैं बेटा, तो इससे क्या होगा कि आपको लाइव नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जब भी क्लास होगी उसकी वीडियो की प्लेलिस्ट वगैरह आपको सभी की मिल जाएगी। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि सभी चीज़ों की PDF आपको मिलती रहेगी। वहाँ पर ग्रुप में आपको सभी सब्जेक्ट की PDF मिलेगी। इससे प्रैक्टिस सेट, चाहे MCQs का बनेगा, चाहे आपका लिखित का बनेगा, लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, तो सभी का आपको प्रैक्टिस सेट के लिए सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो एक ज़बरदस्त तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी। डाउट सेशन वगैरह आपके क्लियर होंगे, जो भी डाउट आपके होंगे वो आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर पाएंगे। वहाँ पर जुड़ेंगे तो आपका बहुत ही फायदा होगा। तो जिन बच्चों को जुड़ना है वो फटाफट से SMS करके हमारे से जुड़ सकते हैं। केवल 100 रुपये लगेंगे। आपके पास अगर नहीं चलाते कुछ भी जो है पेमेंट करने का मेथड, तो आप जो है किसी दूसरे से भी जो है सेंड करवा सकते हैं। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी, सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ सकते हैं। क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हिंदी भाषा का जो काल है धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया। हिंदी एक प्रकार से पहले कुछ ही क्षेत्रों में बोली जाती थी, अब धीरे धीरे करके इसने अपना स्वरूप ग्रहण करना शुरू कर दिया। हिंदी भाषा के विकास क्रम को यदि देखा जाए तो कुछ बातें स्पष्ट यहाँ पर होती। पहली बात तो ये कि भाषा क्रमशः जटिलता से सरलता की ओर बढ़ी है। यानी पहले भाषा जटिल हुआ करती थी, वो जटिल भाषा अब सरल भाषा की ओर बढ़ी है। भाषा का विकास जटिलता से सरलता की ओर ही होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। भाषा का विकास कैसे होता है? भाषा का विकास जो होता है बेटा, वो जटिलता से यानी कठिनता से सरलता की ओर होता है। दूसरी बात, क्रिया रूपों से सरलीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यानी सरलीकरण की प्रवृत्ति भाषा के नियमों में आपको दिखाई पड़ेगी। इसके साथ ही साथ हिंदी भाषा में ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति तीव्र हो गई है। मध्यकाल तक इसने अरबी फारसी के शब्द ग्रहण कर लिए थे, और आधुनिक काल तक आते आते इसने पुर्तगाली भाषा से तमाम प्रकार के शब्दों को सीखा। फ्रांसीसी से अंग्रेजी के शब्द पर्याप्त मात्रा में हिंदी भाषा ने अपने आप में एडॉप्ट किया, ग्रहण किया। आज की हिंदी भाषा तो अंग्रेजी से ज़्यादा ही प्रभावित हुई है, और अंग्रेजी, चूँकि अंग्रेज लोग यहाँ पर ज़्यादा समय तक रहे, लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, तो अंग्रेजी का प्रभाव भारतीय हिंदी पर ज़रूर पड़ा है। और हिंदी में आप देखते हैं अंग्रेजी का वर्चस्व रहा भी है। हर एक भाषा के जो इम्पोर्टेंट शब्द थे उनको ग्रहण किया गया है। तो अब जो विदेशी शब्दावलियाँ जो ग्रहण की गई हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रश्न आपसे परीक्षा में कभी कभी उसको लेकर के आता रहता है, तो उसका भी जल्द ही आपके समक्ष में चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा। जैसे हिंदी की शब्द संपदा, ये अपना आपका एक जो है यूनिट है, जिसमें जैसे यूनिट नंबर 4 में, या यूनिट नंबर जो है हमको देखना है, यूनिट नंबर 4 में हम देखेंगे। ठीक है। हिंदी की बेसिकली जो है शब्द संरचना जो है उसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। शब्द संपदा कह सकते हैं जिसको आप। ठीक है। तो उसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपका तद्भव, तत्सम, ये सब आपका आता है। ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। क्लियर। जो शब्द संपदा रही है खास करके, जैसे कि अगर आप देखें हिंदी की शब्द संपदा बेसिकली आपको पढ़ना होगा इकाई नंबर 4 में। इकाई नंबर 4 में हम लोग क्या देखेंगे? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, भारतीय भाषाओं से जो आगत शब्द है, हिंदी का मानकीकरण कैसे हुआ, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसको भी मैं जल्द ही करवा दूंगा, तो उसको लेकर परेशान हो कि कौन कौन से शब्द किस किस देश के या किस किस भाषा से लिए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं, सब कुछ आपको पता। देशज क्या है, विदेशज शब्द क्या है, संकर शब्द क्या है, मिश्रित शब्द क्या है, जो भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो वो सारी चीज़ें। हिंदी भाषा के बोलने वालों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी होती गई है। एक भाषा के रूप में यह आज विश्व की कुछ प्रमुख भाषाओं में से एक बन चुकी है, यानी कि हिंदी भी एक बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई है।
इसके अलावा हिंदी भाषा के विकास क्रम की एक विशेषज्ञता या विशेषता यह भी है कि इसका साहित्य जो है बड़ा ज़बरदस्त है, उन्नत है, नंबर 1 का साहित्य है। समय और शब्द मतलब कि संदर्भ के अनुकूल हिंदी भाषा ने अपने को युग परिवेश से जोड़ा है, यानी समय के साथ साथ इसने अपनी विशेषताओं को कन्वर्ट भी किया है। यानी कि एक ऐसी लिपि या ऐसी भाषा जो अपने आप को वैज्ञानिकता के हिसाब से या समय के हिसाब से कन्वर्ट करती रहे, वो बड़ी ज़बरदस्त भाषा होती है और इसमें हिंदी अपने आप माहिर है। तो हिंदी की भाषाओं को लेकर के चीज़ें मैंने आपको बताई। अब हेडिंग डालेंगे हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, इसको समझते हैं चूँकि यही आपका मेन चैप्टर है, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। देखिए आज जिसे हम हिंदी भाषा कहते हैं उसमें कोई एक भाषा नहीं है, ये कई भाषाओं का एक पुंज है जिसमें मैथिली, मगही, भोजपुरी तमाम बोलियां से बनने वाली बिहारी, पश्चिमी, पूर्वी, ऐसे तमाम प्रकार की बोलियां मिल करके तब बनी हुई हैं। ठीक है, इनमें कई प्रदेशों की बोलियां सम्मिलित हैं। तो क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि हिंदी का अपना कोई क्षेत्र नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हिंदी का अपना क्षेत्र नहीं है। हिंदी का अपना क्षेत्र है। बड़ी समृद्ध भाषाएं अपना विस्तार से भिन्न जनपदों व परिवेशों में कर लेती हैं। ठीक है, जो समृद्ध भाषाएं होती हैं, जो बड़ी भाषाएं होती हैं, वो अपना विस्तार अपने आसपास के जो है जनपद या जिलों में कर लेती हैं। अतः उनका जनपद विस्तृत होता जाता है, बड़ा होता जाता है उनका क्षेत्र। ब्रज भाषा या अवधी भाषा स्वतंत्र भाषाएं हैं या सूर तुलसी हिंदी के कवि नहीं हैं। इस प्रकार के तर्क विभिन्न आलोचकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं कि भाई सूरदास वो ब्रज भाषा के कवि हैं, ठीक है, तुलसीदास जो है अवधी के कवि हैं, ऐसा बहुत सारे विद्वानों ने कहा। लेकिन क्या अवधी और भोजपुरी की बात की जाए तो उसमें उसका अलग व्याकरण जरूर है, लेकिन उसको मिला करके आप देखते हैं उसका एक अलग स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करके उनको मिला दें तो एक हिंदी भाषा बनी। ठीक है, भाषा और बोली के भेद को आधुनिक काल में विशेष रूप से उठाया गया। उसके प्रश्न को हिंदी के संदर्भ में एक प्रश्न यह भी उठाया गया कि इसकी बोलियों में परस्पर भिन्नता की स्थिति भी है। जैसे ब्रज भाषा का पूरा नियम अलग है और खड़ी बोली का अलग है। खड़ी बोली का ब्रज भाषा लगभग एक ही जैसे मिलेगी, लेकिन आप देखते हैं अवधी का, बिहारी का एकदम से अलग हो जाता है। ठीक है, तो भिन्नता इसकी स्थिति है। एक ही भाषा की बोलियों में इतना भेद उचित भी नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न को भाषा वैज्ञानिकों ने बहुत ढंग से समझाया, मतलब कि समझाया जा सकता है जो भाषा वैज्ञानिकों ने कहा। दूसरे, हिंदी भाषा की संस्कृति के आधार पर भी इन प्रश्नों का समाधान किया जा सकता है। आपको बता दूं कि हिंदी भाषा में बोलियां जो हैं उसमें तमाम भेद हैं और इतना भेद किसी एक भाषा की बोलियों में नहीं होना चाहिए, ऐसा विद्वानों ने कहा। लेकिन ये इस बात का पूर्णतः खंडन भाषा वैज्ञानिकों ने किया। हिंदी भाषा के प्रसार और विस्तार का प्रश्न वैश्विक होता चला गया। एशिया के कई देशों में हिंदी भाषा बोली जाने लगी और समझी जाने लगी, जबकि सैकड़ों देशों में हिंदी भाषा का अध्यापन कार्य चल रहा है। इस प्रकार यह सांस्कृतिक संपर्क का कार्य भी कर रही है। जैसे हिंदी भाषा के क्षेत्रीय प्रसार को हिंदी भाषी क्षेत्र कहा गया है, जहाँ तक हिंदी बोली जाती है। जैसे कि इसमें उत्तर प्रदेश खास करके सबसे इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ तक आप देखते हैं हिंदी वाले प्रदेश हैं। और यहाँ तक के बच्चे जो है हमारे से जुड़े भी हुए हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर तक के बच्चे हमसे पढ़ते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं। मेरे पास कम से कम जो जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी है वहाँ के कई बच्चों ने एसएमएस किया कि सर जी जो है क्या हमारा सिलेबस आपसे मैच करता है। देखिए जितने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सिलेबस हैं वो सब मैच करते हैं, यही सारा पढ़ाना होता है आपकी बार। ठीक है, तो इन प्रदेशों में बोली जाने वाली बोलियों को मिला करके हिंदी भाषी प्रदेश बनता है। खास करके जब आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी इलाकों को मिला लेंगे, दिल्ली वगैरह, तो ये सब पूरा एरिया को मिला लेंगे, इतने सभी बोलियों को मिला करके एक हिंदी बनती है, मतलब कि जिसमें 5 उपभाषाएँ हैं। तो इस प्रकार से हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों का परिचय हम समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर इसको मैं चाहूँ तो चार्ट बना करके समझा सकता हूँ, लेकिन आपको बेहतर तरीके से ऐसे समझ में आएगा। इधर लिखी उपभाषाएं। उपभाषाओं की कई बोलियां होती हैं। देखिए बोलियां छोटी होती हैं, उपभाषाएं उससे बड़ी होती है और भाषा सबसे बड़ी होती है। ठीक है, पहली आपकी भाषा है, उपभाषा है, वो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 उपबोलियां हैं। कौन कौन सी? पहली है खड़ी बोली, दूसरी है कौन सी आपकी बांगरू। बांगरू को ही बेटा हरियाणवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हरियाणा वगैरह के साइड में बोली जाती है बांगरू। खड़ी बोली आप जानते हैं मेरठ साइड वगैरह खूब बोली जाती है। अभी मैं एक एक करके सभी बोलियों का परिचय देखो, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, हरियाणवी कैसे बोली जाती है, इसके क्षेत्र क्या है, ब्रजभाषा का सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो ब्रजभाषा भी पश्चिमी हिंदी की बोली है। 5 बोलियाँ हैं, 5 उपभाषाएँ हैं।
पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। प्रत्येक उपभाषाओं की अपनी अपनी बोलियां हैं, ठीक है। जिनमें से 5 बोली सबसे अधिक पश्चिमी हिंदी की ही है, जिसमें चौथी है कन्नौजी और 5वीं बोली कौन सी है, बुंदेली। यानी कि आप देखते हैं पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा बेटा, पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां कौन कौन सी। पहली खड़ी बोली, दूसरी बांगरू या उसी को हरियाणवी कहते हैं, तीसरी ब्रजभाषा, चौथी कन्नौजी और आपकी 5वीं हो गई आपकी बुंदेली। इस तरीके से आपकी यह जो है 5 भाषाएं या 5 बोलियां, ये पश्चिमी उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी की उपबोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं बेसिकली। पश्चिमी हिंदी उपभाषा है, उसकी 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ठीक है। तो ये 5 आपकी हो गई। दूसरी आपकी उपभाषा हिंदी की वो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में जैसे जो पूरब के एरिया में खासकर बोली जाती, खास करके अवधी, ठीक है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां कौन कौन सी, पहली है अवधी, दूसरी कौन सी है बघेली और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये 3 उपबोलियां, मतलब कि 3 बोलियां हैं पूर्वी हिंदी की। मैंने आपको बताया, रट डालिएगा। तो पूर्वी हिंदी कितनी बोलियां बेटा, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां। पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां, 5 बोलियां। ये सब आपको रटा होना चाहिए। कम से कम आपका 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से तैयार होने वाला है। ऑब्जेक्टिव वालों 20 नंबर का क्वेश्चन, लिखित वालों 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन तैयार होने वाला है। जो भी बच्चे एक प्रकार से इस लेक्चर्स को मिस कर देंगे, आप जान लीजिए कि आपने हिंदी साहित्य BA 6 सेमेस्टर पढ़ा ही नहीं। ये लेक्चर दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। इसीलिए मैं सबसे पहले इसको पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि जब आप सबसे पहले इस वीडियो को देखेंगे तो आपका अच्छा तैयारी हो जाएगी और आप चीज़ों को जान पाएंगे। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हो गई, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा, निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। 3 ऑप्शन देगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। एक ऑप्शन दे देगा बांगरू, तो बांगरू नहीं होगी। आपसे ऐसे पूछेगा निम्न में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो आपको ऑप्शन में देगा अवधी, बघेली, कुमायूनी और एक दे देगा आपको जो है हरियाणवी। तो आप बताएंगे हरियाणवी जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। ऐसे नहीं है, ऐसे तमाम पूछेगा। बस आपको ये ध्यान रखना किस तरीके से देखना है। कैसे, पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां, 3 बोलियां। पूर्वी हिंदी कौन कौन सी, पूर्वी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली, बांगरू, बांगरू, बांगरू जिसको आप हरियाणवी भी कहते हैं, ठीक है। ब्रजभाषा, 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 कन्नौजी, बुंदेली, कन्नौजी, बुंदेली, कन्नौजी, बुंदेली। इस तरीके से आप इसको रट डालिए पूरा सा। ये एकदम से रटना पड़ेगा, दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा। अगर इसको आपने रट लिया, मेरे हिसाब से आप बहुत ही अच्छा नंबर लाने वाले हैं, ठीक है। यहीं पर तीसरी उपभाषा कौन सी आपकी, तीसरी उपभाषा भैया राजस्थानी। राजस्थानी की अगर बात की तो इसकी कितनी बोलियां हो गई आपकी, इसकी भी 4 बोलियां। पहली है मेवाती, दूसरी है मालवी, तीसरी है हड़ौती जिसको जयपुरी भी कहते हैं और चौथी है मारवाड़ी जिसको आप मेवाड़ी भी कहते हैं। तो देखें, मेवाती, मालवी, हड़ौती, मारवाड़ी। हड़ौती को जयपुरी भी कहते हैं। आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया था कि जयपुरी को और किस नाम से जानते, तो उसको हड़ौती कहते हैं। हड़ौती को और किस नाम से जानते हैं, तो जयपुरी कहते हैं। ध्यान रखेंगे। ऐसे ही मेवाड़ी को और किस नाम से जानते हैं, मारवाड़ी या मेवाड़ी, बात एक ही है, ठीक है। मेवाती, मालवी, हड़ौती, मारवाड़ी, ये एक प्रकार से 4 बोलियां किसकी हैं, राजस्थानी हिंदी की हैं। तो राजस्थानी हिंदी कितनी बोलियां बेटा, 4 बोलियां हैं, याद कर लीजिएगा, मेवाती, मालवी, हड़ौती और मारवाड़ी या मेवाड़ी। क्लियर। फिर आती है आपकी चौथी उपभाषा जिसको आप बिहारी हिंदी कहते हैं। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां, भोजपुरी हो गई, ठीक है, मगही हो गई और मैथिली हो गई। क्लियर, यह बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, पूछा था कि बिहारी हिंदी का जो मतलब कि उद्भव हुआ कहाँ से हुआ है, तो ये मागधी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ, ये प्रश्न खूब पूछा गया है। तो मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, ठीक है, मागधी अपभ्रंश से इसका उत्पन्न हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछता है कि किस अपभ्रंश से जो है पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी से हुआ है, उसका उत्पत्ति। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की 3 बोलियों का विकास हुआ। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि मगही की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो आप बताएंगे मागधी अपभ्रंश से मगही की हुई है। आपसे पूछेगा मैथिली की तो भी मागधी से हुआ है, भोजपुरी की तो मागधी से। आपसे पूछेगा कि जो है बघेली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से, तो आप बताएंगे किससे हुई, बघेली की उत्पत्ति बेटा, बघेली की उत्पत्ति किससे होगी, अर्धमागधी अपभ्रंश से होगी, आधा मागधी। क्योंकि बिहार और जो है उत्तर प्रदेश का इलाका बगल बगल, तो बिहार में बिहारी हिंदी है, उत्तर प्रदेश में पूर्वी हिंदी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पश्चिमी हिंदी भी, चूँकि उत्तर प्रदेश बड़ा है। ऐसे ही आपकी 5वीं जो बोली आती है, 5वीं जो आपकी उपभाषा है वो है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की भी 3 बोलियाँ कौन कौन सी हैं,
कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली, ये 3 बोलियां हैं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे कुल मिलाकर के हिंदी कितनी उपभाषाएं हैं, आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि हिंदी की उपभाषाओं की संख्या बताएं, तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या की अगर बात की जाए बेटा, तो हिंदी की उपभाषाएं होती हैं 5, ठीक है। और हिंदी की कुल बोलियों की संख्या कितनी है 5 उपभाषाओं के अंतर्गत, ये भी प्रश्न कई बार ऑब्जेक्ट में पूछा गया है। तो कुल बोलियों की संख्या अगर बात की जाए तो कितनी हो जाएंगी आपकी 3 अवधि की, ठीक है। देखें, सबसे पहले देखें 5 आपकी कौन सी होगी, पूर्वी हिंदी की 5 बोलियां, ठीक है, प्लस में आपकी 3 बोलियां पूर्वी हिंदी की, 3 बोली आपकी किसकी, 4 बोली आप मान लीजिए किसकी, राजस्थानी हिंदी की, 3 बोली बिहारी हिंदी की, और आपकी 3 बोली किसकी, 3 बोली आपकी पहाड़ी हिंदी की, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। जोड़ डालो कितना हुआ, 5 3 6 3 3 6 4 10 10 और 5 15 3 18। कितनी बोलियों का निर्माण हुआ बेटा, कुल मिलाकर के 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं, 18 बोलियां। यानी हिंदी में आपसे पूछेगा प्रश्न कि 5 उपभाषाओं में कितनी बोलियों का शामिल है, तो कुल मिलाकर के 18 बोलियों का समूह है हिंदी। कितनी उपभाषाओं का समूह है, तो 5 उपभाषाओं का समूह है हिंदी। कितनी बोलियों का समूह है, तो 18 बोलियों का समूह है हिंदी। मेरे हिसाब से इससे बेटर आपको कहीं समझ में नहीं आएगा। कौन कैसे, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, ठीक है, पूर्वी हिंदी कितनी बोलियां, 3 बोलियां, ठीक है, राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां, पश्चिम बिहारी हिंदी की 3 बोलियां, और 3 बोलियां आपकी किसकी, पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां। कौन कौन सी, कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। बिहारी की भोजपुरी, मगही, मैथिली। राजस्थानी की मेवाती, मालवी, हड़ौती और मारवाड़ी, ठीक है। इसके अलावा अवधी की, अब उसकी क्या नाम है, पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदौली। मेरे हिसाब से यह आपका खलास हो गया होगा, ठीक है। चले लगे हाथ इसकी हम एक एक करके इनका परिचय भी देख लेते हैं। बहुत ही विस्तार से एक परिचय देखेंगे, यानी क्लास आपकी लंबी हो जाएगी, तो उसमें आप डरे मत कि क्लास लंबी हो रही है। तो हिंदी की प्रमुख उपबोलियों के बारे में, प्रमुख बोलियों का परिचय हम देखेंगे। पहले पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का परिचय देखेंगे, फिर पूर्वी हिंदी की बोलियों का परिचय देखेंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चले, तो हिंदी की प्रमुख बोलियों का परिचय। सबसे पहली बोली आपकी आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की अगर बात की जाए तो पश्चिमी हिंदी हिंदी का उपभाषाओं में से सर्वाधिक प्रमुख उपभाषा के रूप में पश्चिमी हिंदी की गणना की जाती है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी में ही जो खड़ी बोली है वही हिंदी का वर्तमान स्वरूप है, ठीक है। इस उपभाषा का क्षेत्र दिल्ली, खास करके पश्चिमी हिंदी कहाँ बोली जाती है, दिल्ली हो गया, ब्रज भाषा हो गया, मतलब कि ब्रज का एरिया पूरा हरियाणा का, कन्नौज, बुंदेलखंड, इन सभी क्षेत्रों में जो है अपने आप में समेटे हुए इन क्षेत्रों को यहाँ पर बोली जाती है पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली और ब्रज भाषा के कारण यह हिंदी प्रतिनिधि उपभाषा परिवार है, क्योंकि इसमें खड़ी बोली जो वर्तमान भाषा है और उससे पहले जो ब्रज भाषा थी वो भी एक प्रकार से 1800 ईस्वी से आप देखते हैं 1600 से लेकर 1800 ईस्वी तक का जो समय काल ब्रज भाषा का दबदबा रहा हिंदी पर। फिर उसके बाद में 1800 मतलब कि 19वीं शताब्दी में आप देखते हैं कि जो है खड़ी बोली का प्रादुर्भाव हुआ और खड़ी बोली के आ जाने से हिंदी का मानकीकृत स्वरूप खड़ी बोली ने ले लिया, और आज खड़ी बोली और ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, इस वजह से इसको सबसे प्रमुख बोलियों में से माना जाता है। अब एक एक भाषा को समझते हैं, एक एक बोली को। खड़ी बोली क्या है, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों का परिचय देखेंगे, फिर पूर्वी हिंदी की, फिर राजस्थानी, फिर पहाड़ी, फिर इस तरीके से बिहारी। देखें खड़ी बोली किसे कहते हैं, खड़ी बोली, हेडिंग डाले खड़ी बोली, लिखेंगे खड़ी बोली का क्षेत्र कहाँ, जैसे खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है बेटा, खड़ी बोली होगी आपकी मेरठ में, ठीक है, बिजनौर का इलाका पूरा हो गया, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर। तो इस तरीके से आपका ये रामपुर, ठीक, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मेरठ, ये सब खड़ी बोली के ज़िले हैं। साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली का साहित्य सर्वाधिक समृद्ध साहित्य रहा है, तो खड़ी बोली यहाँ है। खड़ी बोली के जनक कौन माने जाते हैं, अमीर खुसरो माने जाते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से खड़ी बोली का क्षेत्र ये है। ऐसे ही बस यही परिचय आपको देना है। दूसरा होता है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा भी खड़ी बोली मतलब कि पश्चिमी हिंदी की बोली है। ब्रजभाषा में क्या है, देखिए ब्रजभूमि में बोली जाने वाली भाषा का नाम ब्रजभाषा है। ऐसी भाषा जो ब्रज एरिया में बोली जाती है शुरू में, खासकर ब्रज एरिया में मथुरा हो गया, वृंदावन के इलाके हो गए, ठीक है, उसके आसपास का क्षेत्र, आगरा का एरिया हो गया, मथुरा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, बदायूं, इन सभी जिलों में ब्रजभाषा बोली जाती है। सूरदास की अगर बात की जाए, सूरदास का जितना साहित्य है ब्रजभाषा में लिखा है। अष्टछाप के जो 8 कबीर हैं, जिसमें आपके नाभा दास, तमाम प्रकार चतुर्भुज दास से लेकर के कृष्णदास, कुंभन दास, ऐसे तमाम दास रहे जो 8 कबीर हैं जिन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में लिखा।
सूरदास में सबसे प्रमुख थे, विट्ठलनाथ गोस्वामी, गोस्वामी वल्लभाचार्य। तो ये सब एक प्रकार वल्लभाचार्य उन्हीं के शिष्य थे। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, 4 शिष्य विट्ठलनाथ के, उनके लड़के थे विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु हैं। तो उन्होंने अष्टछाप के का संग्रह किया था विट्ठलनाथ ने। तो उसी के जितने भी कवि हैं सब ब्रजभाषा में लिखे। बिहारी की रचना देव घनानंद समेत पूरा का पूरा रीतिकाल जो है, ठीक है, उस पूरा का पूरा रीतिकाल जो है वो ब्रजभाषा का ही काल रहा है। 1600 से 1800 ईस्वी पूरा दबदबा रहा 200 वर्षों तक ब्रजभाषा का। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात करें, हरिओं जी की बात करें, जैसे बड़े कवियों ने अपने साहित्य में ब्रजभाषा का प्रयोग किया। ठीक है, व्याकरणिक दृष्टि से आप देखेंगे इसमें तो ओ आबलिक औ औकारांत या ओकारांत या औकारांत इसकी विशेषता है, यानी कि लास्ट में आप देखते हैं ओ या औ शब्द का ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, इस जैसे कि गयो, भलो, कहो, ऐसे हम सब क्या कहेंगे, ठीक है, वहाँ गयो रहा, जैसे बोलेंगे गयो भलो और भलो हो, तो इस तरीके से गयो भलो कहो, मतलब लास्ट में आप देखते हैं ओकारांत या फिर औकारांत इस टाइप के शब्दों का प्रयोग ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसके उदाहरण ये सब गयो भलो कहो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ब्रजभाषा हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरी कन्नौजी। कन्नौजी भी एक प्रकार से पश्चिमी हिंदी की ही बोली है, तीसरी बोली। कन्नौजी का क्षेत्र जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी पश्चिम का उत्तर प्रदेश, जैसे कि इटावा हो गया, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, ये सब जिले आते हैं। कानपुर, हरदोई के हिस्से भी कन्नौजी के क्षेत्र में आ जाते हैं, जो कि कन्नौज कानपुर के बगल में पड़ता है। ठीक है, यह ब्रजभाषा और बुंदेली के बीच का क्षेत्र होता है। खोटो, जैसे इसमें क्या बोलते हैं, खोटो, छोटो, मेरा, भयो, बैठो, इस तरीके के शब्दों का खास करके ये भी ओकारांत भाषा के रूप में कन्नौजी को देखा जा सकता है। ठीक है, तो कन्नौजी के कई मित्र हमारे जो है साथ पढ़े हैं, तो मुझे पूरी तरीके से इस भाषा का नॉलेज भी रहा है। बुंदेली, बुंदेली की बात की तो बुंदेलखंड जनपद की बोली को बुंदेली कहा जाता है। इस बोली का क्षेत्र खास करके झांसी का एरिया, जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी जो पड़ेगा उसमें आपको बुंदेली साहित्य पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, जालौन का एरिया, सागर, होशंगाबाद, भोपाल, मध्य प्रदेश का इलाका, तो ये सब आपको मिलेगा बुंदेली साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, तो बुंदेली भाषा में ये सारे एरिया आपको पढ़ने पड़ेंगे। 5वीं जो बोली है आपकी पश्चिमी हिंदी की वो है बांगरू। ठीक है, बांगरू की अगर बात करें बेटा तो बांगरू को ही हरियाणवी कहते हैं। सबसे पहली बात, हरियाणा प्रदेश की बोली को हरियाणवी कहा गया है। यह बोली दिल्ली के कुछ हिस्सों में बोली जाती है जो हरियाणा के किनारे हैं, खास करके करनाल, रोहतक, अंबाला आदि जिलों में बोली जाती है। ठीक है, इसमें को के लिए का शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है, यानी को कम होता है, का प्रयोग ज़्यादा होता है। हरियाणवी की विशेषता यही है कि यहाँ पर जो है को के लिए का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा अगली बोली आपकी आ गई पूर्वी हिंदी। अगली उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी कितनी बोली मैंने बताई थी, 3 बोली। कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। सबसे पहले समझते हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हो गई। सबसे पहले हम पूर्वी हिंदी की उपभाषा, हिंदी में विशिष्ट स्थान रखती है। जिस तरीके से पश्चिमी हिंदी का दबदबा रहा उसी तरीके से अवधी का भी दबदबा रहा अपने ज़माने में। ठीक है, क्योंकि इसमें तुलसीदास का रामचरितमानस जैसी कृतियाँ हैं, पद्मावत जैसे महाकाव्य हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियाँ निम्न प्रकार से हैं, जैसे अवधी। अवधी का साहित्य जितने भी राम मनोहर लोहिया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ये सब हैं, इन सभी को अवधी और मतलब कि भोजपुरी पढ़ना पड़ता है। बेसिकली अवधी पढ़ना पड़ता है इधर वाले बच्चों को, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय को, इन सभी लोगों को लेकर के अवधी और भोजपुरी का साहित्य पढ़ना पड़ता है। एक चूँकि लास्ट यूनिट जो है उसमें आपको अपने एरिया की जो भाषा है उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। देखिए अवधी की अगर बात करें बेटा, अवधी, देखिए अवध मंडल की बोली जो है वो अवधी होती, खास करके जैसे हम जौन बोलित है वो अवधी हुए। अवधी का हुए भैया, अवधी यह हुए जो में हम बोल रहा हने समय। ठीक है, तो अवधी में ऐसे बोला जाता है, जैसे गोंडा, बहराइच, बलरामपुर होइगा। ठीक है, फैजाबाद यानी अयोध्या होइगा। ठीक है, सुल्तानपुर होइगा, यहाँ तक कि कुछ प्रतापगढ़ के कुछ एरियाज़ में। ठीक है, इधर आप देखते हैं अगर चले जाएं तो लखनऊ के आसपास या इधर सीतापुर या ये सब एरिया जो है अवधी के क्षेत्र में आता है। ठीक है, जैसे कि लखनऊ होइगा, उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या पूरा, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, गोंडा। ठीक है, ये सभी जिले में आते हैं। राम भक्ति सागर केंद्र अवध मंडल ही रहा है। इस भाषा में तुलसीदास प्रमुख कवि रहे हैं। ठीक है, यानी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ अवध का प्रांत है पूरा का पूरा, गोंडा जनपद। दूसरा बघेली, बघेलखंड की बोली को बघेली कहा जाता है।
बघेली में जैसे रीवा हो गया, जबलपुर है, मांडवा, बालाघाट, इन सभी ज़िलों में बघेली जो है बोली जाती है और बघेली लोक साहित्य भी एक प्रकार से मिलता है वहाँ पर। क्लियर। और तीसरी बोली है अवधी, मतलब इसकी जो है पूर्व पश्चिम मतलब पूर्वी हिंदी की, वो है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी की बोली को छत्तीसगढ़ की बोली को छत्तीसगढ़ी कहते हैं। मध्य प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर जिले खास करके इसके प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है। तीसरी जो बोली मैंने बताई थी, वो भाषा बताई थी, वो थी राजस्थानी। राजस्थानी कितनी बोलियां हैं? 4 बोलियां राजस्थानी की, जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। ठीक है, ये 4 बोलियां। पहली बोली के बारे में अगर बात की जाए तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले समझें राजस्थानी हिंदी का प्रमुख उपभाषा है। राजस्थानी उपभाषा में 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। यहाँ पर मेवाती कर ले, मेगती नहीं, मेवाती। ठीक है। रासो साहित्य से लेकर के आधुनिक काल तक राजस्थानी साहित्य का हिंदी पर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप देखते हैं वीरगाथा काल में इसका प्रभाव ज़्यादा रहा है। सबसे पहली बात जयपुरी। जयपुरी खास करके जयपुर इसका केंद्र है, इस वजह से इसको जयपुरी कहा गया है। इस बोली को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। तो जयपुरी को ढूंढाड़ी कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में प्रश्न खूब पूछा गया है कि कौन सी भाषा को ढूंढाड़ी कहते हैं, तो जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। इसको हड़ौती भी कहते हैं, क्योंकि हड़ौती इसकी सबसे बड़ी उपबोली है। बोलियों में भी कई उपबोलियाँ होती हैं, तो हड़ौती इसकी उपबोली है। जयपुरी बोली के क्षेत्र खास करके कोटा, बूंदी जिला, ये सब, और जयपुर राजस्थान का, ये सब आपके आ जाते हैं राजस्थानी के खास करके जयपुरी वाले भाषा में, जयपुरी बोली में। अगला है मेवाती बोली। मेवाती की अगर बात की जाए तो यह राजस्थानी के उत्तर सीमा के अंतर्गत बोली जाती है। इसकी प्रमुख उपबोली है अहीरवाटी। ठीक है, अहीरवाटी इसकी उपबोली है प्रमुख। मेवाती अलवर में, भरतपुर में, गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव कहते हैं दिल्ली के इलाकों में, उसमें बोली जाती है। ठीक है। इसके अलावा मालवी की अगर बात की जाए तो दक्षिणी राजस्थान की बोली जाने वाली है मालवी। इसी वजह से इसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। इसको उत्तरी राजस्थानी कहते हैं मेवाती को। ठीक है। मालवी का मुख्य क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान का खास करके बूंदी इलाका, झालावाड़ का इलाका, उत्तरी मध्य प्रदेश का जो है खास करके मंदसौर, इंदौर और रतलाम, ऐसे ज़िले सब शामिल हैं। यह बोली गुजराती और पश्चिमी हिंदी के बीच की बोली मानी जाती है। गुजराती और पश्चिमी हिंदी दोनों के बीच की एक बोली मानी जा सकती है ये। ठीक है। इसके अलावा चौथी बोली है मारवाड़ी। राजस्थानी हिंदी की चौथी बोली है मारवाड़ी। ठीक है। राजस्थानी की पश्चिमी बोली का नाम मारवाड़ी, यानी पश्चिमी राजस्थानी भी इसको कहते हैं। दक्षिणी राजस्थानी मालवी को, उत्तरी राजस्थानी मेवाती को, ठीक है, और पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी को, और पूर्वी राजस्थानी बोलते हैं इसकी पहली वाली जो है आपकी कौन सी है? जयपुरी को। ठीक है, क्लियर। अगर ऐसे देखें तो मारवाड़ी की अगर बात की तो राजस्थानी की पश्चिमी बोली का नाम मारवाड़ी है। इसका केंद्र मारवाड़ का इलाका है पूरा। इस बोली का केंद्र खास करके जोधपुर हो गया, बीकानेर का इलाका पूरा, जैसलमेर हो गया, उदयपुर, ये सब जिले इसमें शामिल हैं। हिंदी साहित्य की वीरगाथाएँ मारवाड़ी में ही आपको मिलती हैं। ठीक है। मीरा का काव्य आपको मारवाड़ी में मिलेगा। ठीक है। इस प्रकार राजस्थानी की बोलियों में मारवाड़ी साहित्यिक दृष्टि से सर्वाधिक परिष्कृत है, यानी मारवाड़ी अगर देखें तो साहित्यिक परिप्रेक्ष्य से, साहित्यिक दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी बोलियों से राजस्थानी की। अगली बोली है बिहारी। बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं बेटा? बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी? आइए समझते हैं। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी। कौन कौन सी भैया? मगही, मैथिली और भोजपुरी। बिल्कुल, हाँ, मगही, मैथिली और भोजपुरी हैं। बिहार के एरिया में खास करके दबदबा अपना कायम की, इसी वजह से इसको बिहार कहा गया, बिहारी कहा गया। ठीक है। भोजपुरी, मगही और मैथिली तीनों बोलियां हैं। पहली है भोजपुरी। भोजपुरी बिहारी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। बिहार का भोजपुर जिला इस बोली का केंद्र रहा, इस वजह से इसको भोजपुरी कहा गया। इस बोली के प्रमुख क्षेत्रों में खास करके बलिया, ठीक है, तो बलिया विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में आपको बता दूं कि पढ़ना पड़ेगा। जैसे बस्ती, गोरखपुर, बस्ती गोंडा के बगल में पड़ता है, तो उसमें भी बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंपारण, सहारन, भोजपुर, पालामऊ, ये सारे के सारे इलाके जो है भोजपुर में आते हैं, मतलब कि भोजपुरी में आते हैं। ठीक है। और भोजपुरी का साहित्य भी ज़बरदस्त रहा है, और भोजपुरी में आजकल आप देख रहे हैं कि गाने बजाने की भी खूब बन रहे हैं। ठीक है। मूवीज़ भी बन रही है। इस प्रकार इस बोली का केंद्र मुख्य रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश रहा है। भोजपुरी भाषा में पर्याप्त लोक साहित्य मिलता है, खूब ज़्यादा। कबीर जैसे बड़े बड़े कवि के ऊपर भी भोजपुरी का प्रभाव दिखाई पड़ता है।
आज भोजपुरी फिल्मों ने इस बोली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि भी दी है। जैसे भोजपुरी का एक पवन सिंह का गाना है, विदेशों में खूब बजा, जब नया नया चला था, लॉलीपॉप ला गेलू, तो वो गाना जो है बड़ा फेमस हुआ। ठीक है, तो उससे भी कहीं ना कहीं पे भोजपुरी को लोगों ने जाना। विदेशों, खासकर मॉरिशस, सिंगापुर या ऐसे बड़े बड़े इधर के इलाकों में भोजपुरी के इवेंट भी होते हैं। हालांकि भोजपुरी वर्तमान में खतरे में इसलिए दिखाई पड़ती क्योंकि भोजपुरी में कुछ ऐसे फेमस होने के चक्कर में लोग घटिया घटिया गाने गा रहे हैं, तो उससे बचना चाहिए। बाकी मैं मिला भी था एक बड़ी खूबसूरत गायिका और बहुत ज़बरदस्त गायन के क्षेत्र में बहुत ही लोक साहित्य को लेकर के जानी जाने वाली गायिका और बहुत ही सरल स्वभाव की गायिका रही हैं और बहुत ही जनमानस से जुड़ी हुई गायिका हैं। आपने सुना होगा उनको, उनका नाम भी सुना होगा। ठीक है, मालिनी अवस्थी जी। मालिनी अवस्थी जी को मैंने जो है सुना है, 2-3-4 घंटे मैंने उनकी स्पीच सुनी है बीएचयू में जब मैं पढ़ रहा था। उनका 2 दिन का प्रोग्राम था और मैं वहाँ पर मौजूद था। मैं एमए हिंदी साहित्य का स्टूडेंट होने के नाते मैं उस जो है वेन्यू में था जहाँ मतलब कि जहाँ पर ये चीज़ें संपन्न हो रही थी। 2 दिन का गोष्ठी थी। ठीक है, लोक साहित्य पर ही था, लोक भाषा पर ही था, जिसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पुरानी रीति रिवाजों पर और कथाओं पर चर्चा किया था। जिसमें जो है भूटान विश्वविद्यालय या फिर नेपाल विश्वविद्यालय, 2-3-4 विश्वविद्यालय जो कि विदेशी तिब्बती विश्वविद्यालय, वहाँ के हिंदी के भी प्रोफेसर कई सारे मौजूद थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म या बौद्ध साहित्य को लेकर के तमाम चीज़ें रखी थी। हमारे सबसे प्रिय सर, उनका नाम था समीर पाठक जी, उन्होंने अपने वक्तव्य रखे थे। हालांकि जो है समय मेरे पास कम था और चूँकि मेरी तैयारी भी उतनी नहीं थी, मैंने भी अपने वक्तव्य के लिए जो है बोला था, बट वक्तव्य चूँकि समय अभाव था इस वजह से चीज़ें नहीं हो पाई। बट ये है कि सुनने का अवसर मिला, बड़े बड़े साहित्यकारों को, बड़े बड़े लेखकों को, बड़े बड़े प्रोफेसर्स के मुखारबिंदों से मैंने लोक साहित्य पर काफ़ी अध्ययन वहाँ पर सुना जो उन्होंने किया था। बहुत रिसर्च के बाद कोई व्यक्ति बोलता है और वो सारी चीज़ें जब आप एक स्टूडेंट होने के नाते वहाँ पर बैठ करके सुनते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो वो सारे अनुभव मिले, तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं वो चीज़ें उन्होंने आगे। और जैसे उनका एक गाना आप सुने होंगे कि रेलिया बैरन पिया को लिहा जाए रे और पानी बरसे टिकस गली जाए हो। मतलब कि रेल है कोई, जैसे पहले होता था बिहार के इलाकों में, बिहार से बगल में पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का एक शहर है कलकत्ता। कलकत्ता से बिहार की स्त्रियों को इतनी जलन है जिसका कोई जवाब नहीं। पहले की स्त्रियों को, उस पर बड़े गाने कलकत्ते पर बने हैं। ठीक है, कि सड़िया लय दे बलम कलकतिया। ठीक है, कि अपने एक पत्नी अपने साजन से कहती कि मुझे कलकत्ते वाली साड़ी चाहिए, क्योंकि कलकत्ते में ही लोग परदेसी कमाने जाते थे। अब नई नई शादी हुई तो भाई प्रेशर पड़ा, पैसा कमाना है, तो ऐसे में बेचारा क्या करेगा, खेती पाते से कुछ मिलना है नहीं, तो कलकत्ता में कमाने के लिए प्रदेश जाना पड़ता था पति को। पत्नी यह भी नहीं चाहती कि अपने पति को कैसे भेज दें कलकत्ता के लिए कमाने के लिए, क्योंकि घर पे नहीं रहेगा तो फिर भाई शादी किस लिए किए हैं हम। ठीक है, साथ ही में नहीं रहना है तो। लेकिन पत्नी अपने जो है सारी शारीरिक चीज़ों को छोड़ करके वो बस सोचती है कि भाई पति को अपने भेजा जाए ताकि एक साड़ी बढ़िया कलकत्ता वाली मिल जाए तो बड़ा बेटर रहेगा। ऐसे ही वो जब गाती हैं कि भाई पानी बरसे टिकस गल जाए, कि वो नहीं, मतलब कि वो घर वाले चाह रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि भाई पैसा नहीं होगा कैसे काम चलेगा, लेकिन वो उसकी अंदर की धारणा क्या है कि पानी बरसे टिकस गली जाए, यानी कि ऐसी कोई आंधी चले भगवान कि पानी बरसे और टिकटवे गली जाए, टिकट गली जाए। जैसे कहा हुआ कि हमारे हस्बैंड जौन हैं वो जाए ना कलकत्ता, वह लौट आवे हुआ से। और रेल को क्या कहा गया, बैरन। बैरन माने ऐसी जो कि हमको हमारे पति से छीन रही हो। बैरन, बैरिन उसको कहते हैं जो दुश्मन टाइप का हो, या फिर जो आपको पति से कुछ छीन रहा हो, या मान के चलो कि जैसे बैरन कहा जाता है बेसिकली जब एक पति एक महिला हो और कोई दूसरी स्त्री आकर के उसके पति को उससे ले जाए तो उसको बैरन कहा जाता है। तो उस समय वही गाना है कि रेलिया बैर, ये सब लोक साहित्य में आपको पढ़ना पड़ेगा पेपर नंबर 2 में। ठीक है, ये सब सारे लोक साहित्य हैं। तो उसमें मालिनी अवस्थी जी गाती हैं कि रेलिया बैरन पिया को लिहा जाए रे और पानी बरसे टिकस गली जाए हो। मतलब पानी बरसे और टिकट जो है वो गल जाए ताकि हमारे पिया जो है कलकत्ता ना जा पाएँ। और एक शौक उसको ये भी है कि कलकत्ता की भाई बलम सड़िया लय दे कलकतिया, यानी कलकत्ता वाली साड़ी भी चाहिए बढ़िया नग वग लगा हुआ, ज़बरदस्त। ठीक है,
और कुछ बिहार के जो है वो बनारस में आकर के रहते थे, तो बनारस वाली साड़ी भी बिहारी स्त्रियों को बड़े पसंद आते थे। तो इसको लेकर के बड़ी सारी चीज़ें बनी हैं। अब मनोज तिवारी जी को देख लीजिए, पुराने गाने उनके कितने बड़े फेमस, पुराने गाने आप उनको अगर पढ़ेंगे भोजपुरी के तो कितने ज़बरदस्त तरीके से वो गाते थे। मतलब कि उनके पुराने गाने तमाम प्रकार के गाने हैं। जैसे कि एक गाना है कि क्या नाम है उसका, भले कुछ नाम है मुझे नहीं याद आ रहा है, कि जो है जौन बात बा समरकों में वो गोर का करी, ठीक है, ये एक गाना था। ऐसे ही आप देखते हैं कि भाई मतलब तमाम प्रकार के से पुराने गाने आप सुने कभी सर्च करके, ठीक है, चाहे वो मनोज तिवारी जी की बात करें या फिर और जो पुराने गाने हैं, खास करके पवन सिंह के भी अच्छे अच्छे गाने आए, ठीक है, खेसारी के भी अच्छे गाने आए। तो ये सब लोग भोजपुरी के एक स्तंभ थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके लोग भी अपने जो है पद से हट रहे हैं। खास करके मनोज तिवारी जी तो भाई उतने नहीं, लेकिन आप देखते हैं ये लोग थोड़ा सा लीक से थोड़ा सा हट रहे हैं। पवन सिंह की बात करें, खेसारी की बात करें, सब अपने लीक से थोड़ा हट रहे हैं। या कहने के भाई वो सब तो ठीक है, वो सब तो कुछ हद तक लिहाज भी करते हैं, लेकिन जो छोटे कलाकार हैं वो कलाकारी के नाम पर एकदम से भोजपुरी को ख़त्म करके रख दिए हैं। ठीक है, वो भोजपुरी कलाकार नहीं, वो बस केवल मेढक हैं, इधर उधर टर्राते हैं। ठीक है, जैसे गाना क्या था कि तुहर जोड़ नइखे केहू बेजोड़ लागेलू, गोरिया चांद के अंजोरिया नियन गोर लागेलू। यानी कि चांद के अंजोर से भी ज़्यादा या उसके उसी के समान इतनी चेहरे की गोरेपन की चमक है कि लगता है कि वो अंजोरी या अंजोरिया के चांद जौन होत है, यानी शुक्ल पक्ष का महीना चल रहा है, बढ़िया पूर्णिमा या अमावस्या का तिथि चल रही है, ऐसे में एकदम चांद जो है चमक रहा है, दहकता सुनहरा कलर का, ऐसे चेहरा लग रहा है स्त्रियों को। तो ये भोजपुरी की खूबसूरती थी, लेकिन उसको सब मारे नष्ट कर दिए लोग। हालांकि अभी भी कुछ गायक हैं जो कि अच्छे तरीके से गायन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भोजपुरी पे स्त्री और पुरुषों को लेकर के बड़ी सारी चीज़ें, बड़े सारे ऐसे गाने बने जिनको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये लोक है, ये अपना, ये तो लग रहा है जैसे कि ये गाना आप लोगों ने सुना होगा। आप सोचे गुरुजी गाना में बता रहे, नहीं, ये सब आपको मिलेगा लोक साहित्य में सेकंड पेपर में पढ़ने को। तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मोटिवेशन या रिलेशन करके से को रिलेशन करके समझाया, ताकि आपको बड़ा बेटर लगे पढ़ने में, समझने में। जैसे एक गाना आपने सुना होगा, क्या नाम है अभी कि न्यू सॉन्ग ही है शायद, ये पुराना है, मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन बड़ा बढ़िया सॉन्ग था मुझे जहाँ तक है कि काहे नथिया गढ़होला उधार सैया जी। नथिया माने सोने की नथुनी जो होती है उसको नथिया कहते हैं, जो है देहाती भाषा में। तो एक स्त्री अपने कहती है अपने पति से, उसका पति से बोली कि हमको एक बढ़िया सा सुवर्ण की या सोने की, गोल्ड की हमको एक नथुनी चाहिए। कहा ठीक है, तो नथुनी बनवाता है सुनार से, लेकिन कुछ पैसे होते हैं तो कुछ पैसे दे करके कुछ उधार कर देता है। तो वो स्त्री जब जाती है मार्केट से या कुछ सब्जी उब्जी लाने के लिए या कहीं पर चलती है, तो उसका जो सुनार है, मतलब सुनार है, वो देखता है तो टोकता है उसको कि हमारा उधार चुका दियो, तहार हस्बैंड जो तहार नथुनी पहरे वो का उधार लेके गा है। तो स्त्री आती है घर पे और अपने अपने पति से क्या कहती है कि जो है काहे नथिया गढ़होला उधार सैया जी, जाके अजुए चुका दे उधार सैया जी। यानी वो कहती है कि मतलब कि राह राह चली ले तो टोकेला सुनार सैया जी, और काहे नथिया गढ़होला उधार सैया जी। वो पति से प्रश्न करती है कि आपको नहीं बनवाना चाहिए था, और अगर आपको इतनी ही लज्जा आपकी पत्नी को टोक रहा है, आप आज ही जा कर के उसका उधार चुका दीजिए। ये स्त्री प्रेम का जो मतलब स्त्री और पुरुष का जो प्रेम है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों में ही इस तरीके के प्रेम देखे जा सकते हैं कि वो स्त्री जो है उसको टोकता भी है, लेकिन वो सुन करके आती है, फिर भी अपने पति पर उसको विश्वास है। और अलग देशों की स्त्री अगर ऐसे कर दे कोई पुरुष तो छोड़ करके तुरंत निकल जाएंगी। तो ये ऐसे तमाम प्रकार के किस्से या तमाम प्रकार के ऐसे गाने हैं जो कि भोजपुरी को एक अपर लेवल पर ले जाते हैं, और ये लगता है कि ये अपना है, ये खुद को लगता है कि ये तो भाई हमारे जीवन में घट सकता है। या आने वाले समय में आपकी पत्नी आएगी, आपसे बोलेगी कि भाई जो है हमको नथुनी बनवाओ, हमको जो है कान का ईयरिंग बनवाओ, या फिर जो भी बनवाना होगा बनवाओ, ठीक है, हार बनवाओ गले का। तो आप बनवाएंगे तो भाई अब 80-90 हज़ार का 1 तोला सोना आता है, कहाँ से आप बनवा देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, कुछ उधार करें, कुछ बनवाएंगे। बाजार में जाएंगे साइकिल पे बैठ करके अपनी पत्नी को बैठा के मोटरसाइकिल पे, तो सुनार के दुकान से गुजरेंगे तो बोलेगा भैया तुम पैसा दे दो, हारवा बनवाओ। और कहूँ मेहरारू पहरे ही हार, तो देखिए तो कहे भैया जो है मौज काट रहे हो हार पहन के,
और हमको नहीं दे रहे हो पैसा। तो इस तरह तो भोजपुरी फिल्मों ने इस बोली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दी है। भोजपुरी विदेशों में खास मॉरिशस, सूरीनाम तमाम देशों में लोकप्रिय होती चली जा रही है। ठीक है, इसका कारण है ये सारे बढ़िया बढ़िया गाने। आगे देखते हैं मगही। मगही की अगर बात की जाए बेटा, तो मगही भी बोली है भोजपुरी की। मगध प्रदेश की भाषा होने के कारण इसका नाम मागधी पड़ा है। यह बोली मुख्य रूप से बिहार के पटना जिले में, गया जिले में बोली जाती है। ठीक है, तीसरी है मैथिली बोली। मिथिला प्रदेश की भाषा होने के कारण से इस भाषा का नाम मैथिली पड़ा। यह बोली प्रमुख रूप से उत्तरी बिहार, पूर्वी बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया इन जिलों में बोली जाती है। मैथिली हिंदी की भाषा है या नहीं, इसको लेकर के तमाम विद्वानों में मतभेद रहा है, मत एक नहीं है विद्वान। वैसे परंपरागत रूप से मैथिली को हिंदी भाषा की बोली के रूप में ही स्वीकृति मिली है। विद्यापति जो कि मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, बड़े फेमस हैं, उन्होंने लिखा है। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की मतलब बिहारी उपभाषा की बोलियों में से सर्वाधिक संपन्न है। मैथिल कोकिल विद्यापति तो हिंदी भाषा के गौरव हैं ही। आधुनिक कवियों में नागार्जुन जैसे समर्थ कवि मैथिल भाषा की मिट्टी से ही उपजे हैं, तो कहीं ना कहीं मैथिली भी बिहारी हिंदी की उपबोली है। ठीक है, अगला है पहाड़ी उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की भी 3 बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां कौन कौन सी हैं उसको भी समझ लीजिए आप सभी लोग। पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियों में नाम खास करके आता है किसका किसका, देखें। पहाड़ी हिंदी में इस उपभाषा का संबंध पहाड़ी अंचल की बात करें तो पहाड़ी अंचल मतलब कि पहाड़ी एरिया में, बेसिकली अंचल माने होता है ग्रामीण इलाका, तो पहाड़ी अंचल की ही बोलियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे पहाड़ी नाम दिया गया है। हिंदी भाषा के पहाड़ी अंचल में उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो पहाड़ पर बसे हुए इलाके हैं वहाँ पर पहाड़ी हिंदी उपभाषा बोली जाती है। जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि हिंदी के पहले मतलब कि हिंदी के लेखन का कार्य किया, बेसिकली हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा इन्होंने। ग्रियर्सन ने नेपाली को भी पहाड़ी के अंतर्गत माना, यानी नेपाली हिंदी जो है नेपाल में बोली जाने वाली वो भी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। इस उपभाषा के 2 भाग किए गए हैं, एक पश्चिमी पहाड़ी और दूसरी मध्यवर्ती पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी में खास करके जौनसारी, चमोली, भद्रवाही ये सब बोलियाँ आती हैं, तथा मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमायूनी और गढ़वाली आती है। कुमायूनी, गढ़वाली, ठीक है, ये मध्यवर्ती पहाड़ी में आती है। जौनसारी, चमोली, भद्रवाही ये बोलियां 3 पश्चिमी पहाड़ी में आती हैं। बेसिकली तमाम विद्वानों ने इसको लेकर के तमाम डिबेट किया, लेकिन उसके बाद में अब जो है कुछ ही बोलियां आपके समक्ष, जैसे मैं बता रहा हूँ, कुमायूनी ज़्यादा फेमस है, गढ़वाली और नेपाली। तो कुमायूनी की अगर बात की जाए तो कुमायूनी क्या है? कुमायूनी एक बोली है, कुमायूं खंड में बोली जाने की वजह से इसको कुमायूं कहा गया, मतलब कि इसका नाम कुमायूनी पड़ा। उत्तराखंड के उत्तरी सीमा क्षेत्र इसका केंद्र इलाका रहा, जहाँ पर एक खूब दबा के बोली जाती है। यह बोली उत्तराखंड के उत्तरकाशी के एरिया में, नैनीताल जहाँ पर आप जाते हैं, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, गाना सुने होंगे, तो वही नैनीताल जहाँ पर तमाम झीलें हैं। कभी उत्तराखंड जाइए, और उत्तराखंड खास करके जब आप जाएँ तो नीम करोली बाबा का दर्शन करें, और वहीं बढ़िया झील उल घूमे, बढ़िया नाव पे बैठ करके, बाइक भी वहाँ पर राइडिंग के लिए मिलती है। तो आप ऐसे जाएंगे तो MJPR के काफ़ी बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं। बरेली विश्वविद्यालय को, बरेली रास्ते में पड़ता है जब आप जाने लगो उधर उत्तराखंड, तो ठीक है। तो उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, ऐसे तमाम प्रकार के ज़िले जो हैं ये इसमें शामिल हैं। कुमायूं बोली में समृद्ध साहित्य मिलता है, यानी कि ठीक ठाक साहित्य मिलता है। कुमायूं ने हिंदी साहित्य को सुमित्रानंद पंत जैसे महान लेखक दिए, जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। सुमित्रानंद पंत जो हैं ये कुमायूं मतलब यही क्षेत्र से थे। और इसके अलावा शेखर जोशी जैसे विद्वान, मनोहर श्याम जोशी जी, इलाचंद जोशी जैसे बड़े साहित्यकार जो हैं ये इसी धरती से उपजे हैं, कुमायूं के ही धरती से उपजे हैं। तो कुमायूनी भाषा जो है एक प्रकार से बड़ी ज़बरदस्त जो है बोली रही है, कुमायूनी बोली। तो ये भी पहाड़ी हिंदी की बोली है कुमायूनी, और ये हिंदी की शब्द संपदा को आगे बढ़ाई, हिंदी में जुड़ करके हिंदी को आगे बढ़ाने में अपना नाम रोशन करी है। दूसरी है आपकी गढ़वाली। गढ़वाली की बात की तो उत्तराखंड के गढ़वाल खंड की बोली होने के कारण से इसका नाम गढ़वाली पड़ा है। यह बोली प्रमुख रूप से उत्तरकाशी, टिहरी का जो बांध है उत्तराखंड वाला गढ़वाल इलाका, वहाँ पर पौड़ी गढ़वाल, दक्षिणी नैनीताल, तराई का देहरादून जो उत्तराखंड के नीचे मतलब के एरिया है, तो तराई का क्षेत्र है खास करके, उस क्षेत्र में सहारनपुर, बिजनौर जिलों में बोली जाती है कौन सी? गढ़वाली। गढ़वाली में समृद्ध लोक साहित्य मिलता है, यानी कि लोक साहित्य भी ठीक ठाक मिलता है। लोक साहित्य क्या होता है? लोक साहित्य जनता का साहित्य होता है,
जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा लिखा गया होता है। लोक साहित्य की परंपरा की अगर बात की जाए तो लोक साहित्य क्या है? लोक साहित्य जनता के लिए, जनता के द्वारा लिखा गया साहित्य होता है। लोक साहित्य का लेखक का पता भी नहीं चलता कि वो किसने लिखा है। लोक साहित्य आम जनता में से कोई बोल देता है तो एक पहले बोला जाता है उसको, उसका लिखित रूप नहीं होता, बाद में उसको लिख पढ़ करके मतलब कि उसको बचाया जाता है। लोक साहित्य और लोक संस्कृति पेपर नंबर 2 में आपको पढ़ना है। बहुत ही बेहतर तरीके से में आपको समझ में आ जाएगा कि लोक साहित्य होता क्या है। लोक साहित्य में आप लोकगीतों के बारे में पढ़ेंगे, लोक गाथाओं के बारे में पढ़ेंगे। लोकगीत को लेकर के मैंने एक चैप्टर दिया है, इकाई नंबर 5 जो पेपर नंबर 2 का था, उसको देखिएगा। उसमें लोकगीतों के प्रकार मैंने बताया, जिसमें लोकगीतों में सोहर, कजरी, ठीक है, फाल्गुनी, जैसे आप इस समय होली वाला महीना चल रहा है फागुन का, तो अब इस समय चलेगा डेढ़ताल, चौताल, ठीक है, और होली की या फगुआ वगैरह जिसको आप कहते हैं, होली के गीत, फगुआ, तो ये सब चलेगा, ठीक है। खूब दबा करके गाए जाएंगे ये सारे गीत। तो ये सब एक प्रकार से लोक साहित्य है। गढ़वाली की उपभाषाओं में राठी, श्रीनगरिया, ये सब उपभाषाएं जो हैं गढ़वाली की उपबोलियां हैं। गढ़वाल मंडल ने हिंदी साहित्य को पीताम्बर दत्त बर्थवाल एक बढ़िया लेखक हैं। इसके अलावा बीरेन डंगवाल जैसे महान लेखक, मंगलेश डबराल जैसे ख्याति नाम साहित्यकार जो हैं उपलब्ध हैं, मतलब कि यहाँ से निकले हैं इसी भाषा क्षेत्र से। तो इस तरीके से गढ़वाली हो गई। ऐसे ही नेपाली भी है, नेपाल के एरिया में बोली जाने वाली भाषा नेपाली है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को देखा, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं, फिर उसके बाद में आपको चीज़ें बताते हैं। रिकॉल करने की ज़रूरत बस केवल यहाँ तक है, इसको एक बार फिर से आपको रिकॉल करवाते हैं, क्योंकि यहाँ से खूब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बस इसी को समझ लेंगे, बस उसके बाद में कुछ समझना नहीं है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अभी भी जुड़ना है, अगर आप नहीं जान पाए हैं तो आप जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है, ठीक है। इसकी PDF मिल जाएगी और भी जो क्लासेस होंगे उनकी भी PDF मिलेगी। और इसके बाद में जो दूसरी क्लास होगी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे जो है, जिसमें हम लोग देवनागरी लिपि के बारे में बेसिकली आपको बताएंगे। अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और सब्जेक्ट नेम आपको लिख करके भेज देने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट से नेम लिख करके आपको भेज देने हैं। यहाँ पर आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये पेमेंट कर देने होंगे। किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं अगर आप नहीं चलाते कुछ भी, तो ऑनलाइन माध्यम, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। सभी विषय की लाइव क्लास, जैसे आपकी पॉलिटिकल साइंस है और जियोग्राफी है तो उसका मिलेगा, हिंदी है, संस्कृत है उसका मिलेगा। ऐसे जो भी सब्जेक्ट होंगे आपके मिलेगा। और को करिकुलर भी मिलेगा, यानी यहाँ पर आपको को करिकुलर इंक्लूडेड मिलेगा। को करिकुलर माइनर तो होगा नहीं। को करिकुलर में आपका जैसे इस समय क्या है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसकी परीक्षा सभी विश्वविद्यालय की MCQs ही होती है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही पेपर होता है। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो उसका विस्तार से तैयारी हो जाएगी। जिस तरीके से आपने 5th सेमेस्टर में एनालिटिकेबिलिटी देखा, एनालिटिकेबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, तो उसकी तैयारी हुई थी, ऐसे ही तैयारी उसकी और बेहतर तरीके से आपकी बार होगी। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, लाइव क्लास मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है, रिवीजन क्लास मिलेगा आपको, ठीक है, रिवीजन क्लास मिलेगा। इसके अलावा मैराथन क्लास भी आपको मिलेगा, जो कि सारे चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। मैराथन क्लास के साथ ही साथ आपको मैराथन क्लास जो होगी वो आपकी MCQs की भी होगी अलग, ठीक है, और आपकी लिखित वालों की अलग होगी, यानी सभी के लिए, यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय का भी होगा, ठीक है। और MCQ जो पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सभी को इंक्लूड करके बनाए जाते हैं। सभी विश्वविद्यालयों के पेपर में जो पूछे गए प्रश्न वो बताए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप टॉप कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने कॉलेज में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा ऑब्जेक्टिव हुई तो आपको और अच्छा सुनहरा अवसर है कि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो बताया जाएगा वही सब आएगा। अब यहीं से लगभग 15 से 20 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए मैं इसको फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ, दोबारा से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी विश्वविद्यालयों के लिए लेक्चर जो है सुटेबल है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आप जैसे राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, BU झांसी, ठीक है, महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, मासा कुंभरी सहारनपुर, MJPRU बरेली, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जिसको आप कहते हैं, ठीक है, BU झांसी हो गई, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, ठीक है, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। ऐसे आपके और भी विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी में चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है।
ऐसे और भी कई विश्वविद्यालय जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, इन सभी में सब चीज़ें यही आने वाली हैं। तो आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा, सारी चीज़ें आएंगी आपके लिए, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और तुरंत हमारे से जुड़ जाइए। हाँ, एक बात मैं रिकॉल फिर से आप कर दे रहा हूँ, पश्चिमी हिंदी में देखिए हिंदी भाषा या उसकी उपभाषाओं की या बोलियों की बात हो रही थी, बस इसको इतने में समझ लीजिए, आपका पूरा यूनिट खत्म, ठीक है। हिंदी उपभाषा की अगर बात करें तो 5 उपभाषाएं हैं। बोलियों की संख्या कितनी है तो 18 है। 18 में अगर बात की जाए तो 5 आपकी पश्चिमी हिंदी, 3 आपकी पूर्वी हिंदी, 4 आपकी राजस्थानी हिंदी, 3 आपकी हो गई भैया कौन सी बिहारी हिंदी, और आपकी 3 हो गई आपकी पहाड़ी हिंदी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जोड़ लीजिएगा, 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 3 18, ये बोलियाँ हो गई। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोली हो गई, 5 बोली कौन कौन सी, खड़ी बोली, बांगरू जिसको हरियाणवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये 5 उपभाषाएं हो गई। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियाँ कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। 3 बोलियाँ किसकी होगी, पूर्वी हिंदी की, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अच्छा, अवधी पूर्वी हिंदी के बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसका जो है किस अपभ्रंश से इसका उत्पत्ति हुई है। तो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है किससे हुई बेटा, ये हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे हुई है, अर्धमागधी अपभ्रंश, ध्यान रखेंगे, अर्धमागधी अपभ्रंश से उसकी उत्पत्ति हुई है पूर्वी हिंदी की, ठीक है। आपसे पूछता है बिहारी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये मागधी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है, मागधी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियाँ अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। राजस्थानी हिंदी की 3 बोलियाँ 4 बोलियाँ कौन कौन सी, मेवाती, मालवी, तीसरी हड़ौती, इसको जयपुरी कहते हैं, और मारवाड़ी यानी इसको मेवाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। बिहारी हिंदी की 3 बोलियाँ भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये सब है, क्लियर, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बात यहीं पर और पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी की उपभाषा का जो है विकास कैसे हुआ है, इसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो पश्चिमी हिंदी जो है सौर सेनी अपभ्रंश से निकली। किससे निकली है, सौर सेनी अपभ्रंश से निकली। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सौर सेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई किसकी, पश्चिमी हिंदी की। तो आपसे सौर सेनी अपभ्रंश से हुई इसकी उत्पत्ति, ठीक है। अर्धमागधी से इसकी, और जो है मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की, ठीक है। ये प्रश्न तीनों चारों आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ से 4-5 प्रश्न आपके ये बनते हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं, आपसे पूछेगा कन्नौजी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई, तो आप बताएंगे सौर सेनी अपभ्रंश से। ब्रजभाषा की उत्पत्ति किससे हुई, तो सौर सेनी अपभ्रंश। खड़ी बोली सौर सेनी अपभ्रंश, यानी सबकी उत्पत्ति इसी अपभ्रंश से हुई है, क्लियर। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका रिकॉल हो गया। बिहारी हिंदी की 3 बोलियाँ कौन कौन सी, ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियाँ कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। इस तरीके से आपके हो गए आपके 18 बोलियाँ और 5 उपभाषा, जिसको मिला करके भारतीय उपभाषाएं, और ये चीज़ें संपन्न हुई। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को हम आपको बताने का प्रयास, इस तो लगभग आपका चैप्टर हो ही गया है। अब मतलब कि यूनिट आपकी पूरी, आपकी 5वीं यूनिट समाप्त हुई। अब 6ठी यूनिट जो होगी अगली क्लास में हम देखेंगे, जिसमें हम लोगों को चर्चा किसके बारे में करना है। 6ठी क्लास में थोड़ी लंबी क्लास वो भी हो जाएगी आपको, जिसमें हम लोग देवनागरी लिपि के बारे में जानेंगे, उसका उद्भव कैसे हुआ, देवनागरी का विकास कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देवनागरी लिपि का उद्भव, विकास और विशेषताएं कैसे कैसे हुई हैं, ठीक है। विशेषताओं के साथ साथ देवनागरी लिपि का उद्भव, विकास, विशेषताएं तो हम देखेंगे ही, साथ ही साथ में इसमें मैं लिख नहीं पाया क्योंकि लंबा हो जाता बहुत ज़्यादा, इस वजह से देवनागरी का नामकरण कैसे हुआ ये समझेंगे, इसका उद्भव, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसकी वैज्ञानिकता को लेकर के जो प्रश्न है, इसकी ये वैज्ञानिक लिपि है, जो कि दुनिया की एकमात्र लिपि वैज्ञानिक है। तो ये क्यों वैज्ञानिक है, इसमें क्या क्या सुधार किए गए, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या इसके एक प्रकार से जो है क्या बोलते हैं इसको आप, गुण, और जो है कि इसको बोलते हैं आपकी कि भाई इसमें कमियां, तो गुण क्या हैं, कमियां क्या हैं, सब कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसका विकास कैसे कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इसको, इसकी वैज्ञानिकता को सिद्धि देते हैं, सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। यानी एक ही वीडियो में हम इकाई नंबर 6 भी आपकी समाप्त कर देंगे, यानी 2 इकाई आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, इकाई नंबर 5 और इकाई नंबर 6। इसके जो तीसरी इकाई हो जाएगी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी की शब्द संपदा के बारे में, जिसमें हम हिंदी की शब्द संपदा हो सकता है आपको देख लें, या पहली यूनिट आपको बता दें जिसमें भाषा विज्ञान के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, भाषा विज्ञान के बारे में, ठीक है। तो पहली यूनिट भी हो सकती है या फिर आपकी चौथी यूनिट भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपकी, लेकिन जो सेकंड यूनिट होगी इसके बारे में जो पढ़ाऊंगा मैं, वो यूनिट नंबर 6 पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग देवनागरी लिपि, उद्भव, विकास, विशेषताएं, इसके गुण, इसके दोष, सब कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे, सारे व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करेंगे हम। तो 6 सेमेस्टर की हिंदी का ये पेपर नंबर 1 का इस तरीके से आपकी क्लासेस की तैयारी हो जाएंगी। और उसके बाद में ये सब इंपॉर्टेंट यूनिट जैसे समाप्त होंगी, उसके बाद में आपके लिए मॉडल पेपर तैयार हो रहा है, ऑब्जेक्टिव का, लिखित का। तो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर तुरंत जल्द ही ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी मिल जाएगा आपको, तो बिल्कुल कोई दिक्कत करने की आपको बात नहीं है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार
लगातार आपके लिए देता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी ये क्लास आप लेकर के समझे हैं, इसकी पीडीएफ जब आपको मिल जाएगी तो और बेहतर तरीके से आप उसको, जब एग्जाम टाइम होगा तब आप उसको देख करके चले जाएंगे। आपको कुछ आप सीरीज लें या ना लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।